Hello, dear students. Once again, welcome back to my channel, Bookworm English Academy. I am your English teacher Ankit sir. And friends, in this video, we are going to complete our Hornbills chapter number 4, Landscape of the Soul. So friends, पार्ट 1 में हमने ऑलरेडी देख लिया था कि किस तरीके के आर्ट फॉर्म होते हैं. हमने कॉन्ट्रास्ट भी देखा था कि चाइनीज़ आर्ट फॉर्म और जो वेस्टर्न आर्ट फॉर्म होते हैं उनमें किस तरीके का कॉन्ट्रास्ट होता है, किस तरीके का चेंज होता है, और जो उसका आर्टिस्ट है वो हमें किस तरीके से चाहता है कि उसका जो रीडर है, जो देखने वाला है, व्यूअर, वो किस तरीके से उसे देखे. तो इस पार्ट 2 में हम एक और आर्ट के बारे में बात करेंगे जिसका नेम है आउटसाइडर आर्ट. तो चलिए, ये आउटसाइडर आर्ट क्या है और उससे क्या होता है उसकी सारी डिटेल लेते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पार्ट नंबर 2. गेटिंग इनसाइड आउटसाइडर आर्ट, ये एक नया फॉर्म है. गेटिंग इनसाइड आउटसाइडर आर्ट. फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं ये बता दूं आपको कि ये जो पूरा यूनिट आप देखोगे, यहाँ पर जितना सेक्शन आप देखने वाले हो पार्ट 2 में, वो एक बहुत ही बढ़िया एक न्यूज़पेपर है हिंदुस्तान टाइम्स, उसमें पब्लिश हुआ था 2005 में, राइट. वैसे का वैसा यहाँ पर लिया गया है कि ये आउटसाइडर आर्ट होता क्या है. ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या बता रहे हैं. व्हेन फ्रेंच पेंटर जीन बुफे mooted the concept of art brut in the 1940s, the art of the untrained visionary was of minority interest. यहाँ पर एक पेंटर का नाम आया है, फ्रेंच पेंटर है जेन डुबफ, राइट. अब ये जो जीन डुबफ है, उन्होंने एक नया कंसेप्ट शुरू किया था, कंसेप्ट ऑफ आर्ट ब्रूट, जिसे हम रॉ आर्ट कहते हैं. अब रॉ आर्ट क्या होता है कि नॉर्मली जो मेन स्ट्रीम के जो पेंटर होते हैं, मीन्स जो ओरिजिनल पेंटर्स होते हैं, वो पेंटर्स ने बहुत सारी ट्रेनिंग ली हुई होती है और उस ट्रेनिंग के बदौलत वो लोग अच्छी अच्छी पेंटिंग ड्रॉ करते हैं. लेकिन यहाँ पर 1940s में जीन डुबॉफ ने एक नया कंसेप्ट शुरू किया था. कंसेप्ट है आर्ट ब्रूट का. और ये आर्ट ब्रूट क्या होता है कि जिसमें जो पेंटर है उन्होंने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली होती है पेंटिंग की, और वो अच्छे अच्छे पेंटिंग ड्रॉ करते हैं. तो यहाँ वो कंसेप्ट की बात की गई है. जब वो कंसेप्ट आया तब उसके ऊपर काफ़ी बहस हुई थी, काफ़ी डिबेट हुई थी. मूटेड का मीनिंग क्या होता है? डिबेट करना. इट मीन्स ये आर्ट ब्रूट का जो भी कंसेप्ट था 1940s में आया था, उसके ऊपर काफ़ी बहुत सारी डिबेट हुई थी. द आर्ट ऑफ द अनट्रेन्ड विजनरी वॉज ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट. और उस टाइम पे जो अनट्रेन्ड पेंटर्स जो होते हैं, राइट, उनका इंटरेस्ट जो होता है वो बहुत ही कम रहता था. फ्रॉम इट्स ऑलमोस्ट वेलिड बिगिनिंग्स, outsider art has gradually become the fastest growing area of interest in contemporary art internationally. हमें यहाँ पर क्या बता रहे हैं? ये बताने की ट्राई कर रहा है कि फ्रॉम इट्स ऑलमोस्ट वेलिड बिगिनिंग्स. वेलिड इट मीन्स उसकी जो बिगिनिंग थी, वो बिगिनिंग कैसी थी? बिल्कुल ही कवर की हुई थी, राइट. और ये धीरे धीरे ये जो बिगिनिंग है एज एन आउटसाइडर आर्ट हैज़ ग्रेजुअली बिकम फास्टेस्ट ग्रोइंग एरिया. और अचानक से 1940s में ये जो आउटसाइडर आर्ट की जो पेंटिंग है वो धमाका मचा रही थी पूरे वर्ल्ड में. जो कंटेम्पररी आर्ट है, इट मीन्स प्रेजेंट टाइम का जो आर्ट है, उस प्रेजेंट टाइम के आर्ट में ये जो कंसेप्ट है वो धमाका मचा रहा था. दिस जॉनर इज डिस्क्राइब्ड एज अ आर्ट ऑफ दोज हु हैव नो राइट टू बी आर्टिस्ट एज दे हैव रिसीव्ड नो फॉर्मल ट्रेनिंग येट सो टैलेंट एंड आर्टिस्टिक इनसाइट. जैसे कि मैंने बताया कि ये जो जॉनर है, ये जो स्टाइल है, वो ऐसे पेंटर्स की स्टाइल थी जिन्होंने इससे पहले कभी भी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग ली नहीं हुई थी पेंटिंग करने की. फिर भी उनका जो टैलेंट है, उनका जो इंसाइट है, आर्टिस्टिक इंसाइट, इट मीन्स जो पेंटिंग करने का जो तरीका है, वो इनर साइड जो है वो बहुत ही बढ़िया था. और इसीलिए पूरे जो वर्ल्ड में ये धमाके मचाए रखा था. देयर वर्क्स आर स्टिम्युलेटिंग कॉन्ट्रास्ट टू अ लॉट ऑफ मेन स्ट्रीम ऑफरिंग.
मेन स्ट्रीम ऑफरिंग क्या होता है कि जो लीड जो आर्टिस्ट होते हैं उस टाइम 1940s में जो आर्टिस्ट बहुत अच्छे माने जाते थे उनके पेंटिंग्स और ये आउटसाइडर आर्ट के जो पेंटिंग्स होते हैं वो बिल्कुल ही इंस्पायरिंग होते थे, राइट। और उन दोनों के बीच में भी कॉन्ट्रास्ट नज़र आ रहा था। अराउंड द टाइम डुबफ वॉज प्रोपाउंडिंग हिज कंसेप्ट in India, an untutored genius was creating paradise। अब एक दौर आया था कि जब डुबफ अपना ये जो कंसेप्ट है आउटसाइडर आर्ट या फिर आप ऐसा कह लो आर्ट ब्रूट का जो कंसेप्ट है उसे एक्सपांड कर रहे थे। उस टाइम पे इंडिया की अगर बात की जाए तो एक अनटूटर्ड जीनियस, अनटूटर्ड का मीनिंग क्या होता है कि एक इलिटरेट एक जीनियस था, वो पैराडाइज बना रहा था। इट मीन्स जब 1940s के टाइम में ये जीन डुबफ अपना जो आर्ट ब्रूट का जो कंसेप्ट है उसे एक्सपांड कर रहे होते हैं, उसी दौरान इंडिया की अगर बात की जाए तो इंडिया में एक पैराडाइज क्रिएट हो रहा था। किस तरीके का पैराडाइज, तो चलिए देखते हैं हम। Years ago, the little patch of jungle that he began clearing to make himself a garden sculpted with stone and recycled material is known to the world today as the Rock Garden at चंडीगढ़। अब ये जो पैराडाइज की बात हो रही है वो पैराडाइज क्या है, रॉक गार्डन एट चंडीगढ़। अगर आपने नहीं देखा है तो बहुत बढ़िया है, अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ पर मैं पिक्चर आपको दिखा रहा हूँ, राइट। अब उसमें क्या था, वो पैराडाइज क्यों माना जाता है, क्योंकि 1940s के टाइम में वहाँ पर एक इंसान था, एक बंदा था नेक चांद करके। उन्होंने एक छोटा सा जंगल है, उस जंगल को क्लियर करके वहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्कल्पचर उसने क्रिएट किए थे स्टोन में से, और जो भी रिसाइकल मटेरियल है वो रिसाइकल मटेरियल को यूज़ करके, ठीक है, उसने एक रॉक गार्डन बनाया था। और वो कहाँ पर है, चंडीगढ़ में है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरीके के स्कल्पचर्स वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। इट्स 80 years old creator, director नेक चांद is now hailed as India's biggest contributor to outsider art। यहाँ पर हमें बता रहे हैं कि उसकी जो क्रिएटर है, ये जो आपने अभी गार्डन देखा रॉक गार्डन, उसका क्रिएटर एक 80 years old इंसान है नेक चांद, जो कि इंडिया में आउटसाइडर आर्ट जितने भी है उसमें सबसे ऊपर है। क्योंकि नेक चांद ने यहाँ पर जो जितने भी स्कल्पचर्स बनाए हैं वो सच में वर्ल्ड वाइड उसको बहुत सारी ख्याति मिली हुई है। द 5th issue Spring 2005 of Raw Vision, a UK based magazine pioneer in outside art publications, featured Nek Chand and his rock garden sculpture Woman by the Waterfall on its anniversary issues cover। See friends, एक बहुत ही एक आप ऐसा कह लो कि इंडिया के लिए एक प्राउड मोमेंट थी। उस टाइम पे इंडिया के लिए एक प्राउड मोमेंट क्यों थी, क्योंकि जो रॉ विज़न करके एक मैगज़ीन है जो कि यूके का मैगज़ीन है, और वो आउटसाइडर आर्ट जितने भी है उसको पब्लिश करने में सबसे अग्रिम स्थान पर था। उन्होंने 2005 के अपने स्प्रिंग इश्यू में नेक चांद और उसका जो गार्डन का एक स्कल्पचर है वुमन बाय द वाटरफॉल, राइट। अगर आपने वो भी नहीं देखा है तो यहाँ पर आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, राइट। ये जो स्कल्पचर है उसे, और जो उसके क्रिएटर है नेक चांद, उनको अपने मैगज़ीन में उनकी फ़ोटो को जगह दी थी, और वो इश्यू 2005 में उनका एनिवर्सरी इश्यू का कवर पेज बना था फ्रेंड्स। सो दैट मस्ट बी द प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया एज वेल। द नोशन ऑफ आर्ट ब्रूट और रॉ आर्ट was of works that were in their raw state as regards culture and artistic influence। फ्रेंड्स, ये जो आउटसाइडर आर्ट और जितने भी वर्क्स आपको देखने को मिलेंगे आउटसाइडर आर्ट में, वो केवल कोई नॉर्मल वर्क्स नहीं है। वो क्या बता रहे हैं, द नोशन ऑफ आर्ट ब्रूट और रॉ आर्ट। रॉ आर्ट क्या होता है कि नॉर्मल, जिसमें रॉ आर्ट क्या सा होता है, रॉ होता है। इट मीन्स आपने अगर कोई एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग देखी है, एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग में आपको कुछ नज़र नहीं आएगा, लेकिन फिर भी वो एक
इनर साइड कहते हैं हम, जो पेंटिंग में होता है। कुछ इसी तरीके का वर्क यहाँ पर आर्ट ब्रूट या रॉ आर्ट में भी आपको देखने को मिल रहा है। वॉज ऑफ वर्क्स दैट वेर इन देयर रॉ स्टेट एज रिगार्ड कल्चर एंड आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंस। और आउटसाइडर आर्ट जो होता है उसमें भी कल्चर देखने को मिल रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आप देखो वुमन बाय द वाटरफॉल एक जो पेंटिंग थी, सॉरी पेंटिंग तो नहीं थी, वो एक स्कल्पचर था। वो स्कल्पचर बहुत ही बढ़िया तरीके से नेक चांद ने एक रिसाइकल मटेरियल में से बनाया था। और आपकी बुक में अगर आप देखोगे तो आपकी बुक में भी एक पेंटिंग दिखाया गया है रॉक गार्डन में से ही। वो किसका है? जो बैंगल्स होती है, राइट, वो टूटी हुई बैंगल्स में से बनाया हुआ जो पेंटिंग है वो भी एक कल्चरल आर्ट माना जाता है, ठीक है। तो ये आर्ट ब्रूट जो होता है, ठीक है, रॉ आर्ट जो होता है उसमें आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंस भी आपको देखने को मिल जाएगा। एनीथिंग एंड एवरीथिंग फ्रॉम अ टीन टू अ सिंक टू अ ब्रोकन डाउन कार कुड बी मटीरियल फॉर अ वर्क ऑफ आर्ट। समथिंग नेक चांद हैज टेकन टू डिजीइंग हाइट्स। यहाँ पर हमें बताते हैं कि उन्होंने अपना जो रॉक गार्डन बनाया था उसमें जो रिसाइकल मटेरियल यूज़ किया था, वो रिसाइकल मटेरियल की बात कर रहे हैं कि उस रिसाइकल मटेरियल में कुछ भी आ सकता है। एक छोटा सा टीन ले लो, या फिर जो पानी पीने के लिए पानी जो आप डालते हो वो एक सिंक ले लो, या फिर कोई भी कार, टूटी फूटी कार ले लो, कुछ भी ले लो, वो सारी चीज़ें उनके लिए एक आर्ट होता है, राइट। समथिंग नेक चांद हैज टेकन टू डिजीइंग हाइट्स। डिजीइंग का मीनिंग क्या होता है कि वो एक उस रिसाइकल मटेरियल को एक अलग ही लेवल के ऊपर ले गए हैं। एक आप ऐसा कह सकते हो कि उसे यूज़ करके लोगों को उसने चौंका दिया था। डिजीइंग यानी कि अमेज करना, चौंका देना, राइट। सारी चीज़ें, कोई भी चीज़ ले लो, कोई भी टूटी हुई चीज़ ले लो, उससे वो कुछ ना कुछ नया स्कल्पचर बना के देते थे। Recognizing his art as an outstanding testimony of the difference a single man can make when he lives his dream, the Swiss Commission for UNESCO will be honoring him by way of a European exposition of his work. Friends, once again एक प्राउड मोमेंट इंडिया के लिए, क्योंकि जो स्विस कमीशन है यूनेस्को के लिए, अब यूनेस्को आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि यूनेस्को, इंडिया में बहुत सारी ऐसी यूनेस्को की हेरिटेज साइट है, राइट। बहुत सारे ऐसे बिल्डिंग्स है, आर्ट है, उसे यूनेस्को में जगह मिली है। तो एक ये जगह भी उनको मिली थी स्विस कमीशन के द्वारा। विल बी ऑनरिंग हिम बाय द वे ऑफ ए यूरोपियन एक्सपोजिशन ऑफ हिज वर्क। उसके जितने भी वर्क्स हैं, ठीक है, वो उनको सारे के सारे वर्क्स को यूरोप में इट मीन्स दिखाया जाएगा, ठीक है। और उनको क्या माना गया था? एन आउटस्टैंडिंग टेस्टिमनी ऑफ द डिफरेंस अ सिंगल मैन कैन मेक व्हेन ही लिव्स हिज ड्रीम। उन्होंने किस नाम से उसे दिखाया गया था? क्योंकि स्विस कमीशन को पता चल गया था कि अगर एक इंसान सच में अपनी ड्रीम के ऊपर काम करता है तो एक बहुत ही बढ़िया सी चीज़ बनकर बाहर निकलती है। और उनके जितने भी वर्क्स हैं उन वर्क्स को यूरोप में एक्सपोज किया गया था, दिखाया गया था। द 5-month इंटरेक्टिव शो रियलम ऑफ नेक चांद beginning October will be held at leading museums in Switzerland, Belgium, France and Italy। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने बताया, इस एक्सपोजिशन, ये जो एक्सपोजिशन था वो कहाँ पर था? स्विट्ज़रलैंड, बेल्जियम, फ्रांस एंड इटली। किस नाम से उसे दिखाया गया था? रियलम ऑफ नेक चांद। वो बिल्कुल ही 5 मंथ का इंटरेक्टिव शो था, राइट, जहाँ पर उनके जितने भी स्कल्पचर्स है उन सारे स्कल्पचर्स को वहाँ पर दिखाया गया था। द बिगेस्ट रिवॉर्ड इज वॉकिंग थ्रू द गार्डन एंड सीइंग पीपल एन्जॉय माई क्रिएशन, नेक चांद सेज। और उस एक्सपोजिशन में नेक चांद ने बताया था कि सबसे बड़ा रिवॉर्ड मेरे लिए ये है कि जब मैं गार्डन में घूमता हूँ और लोग मेरे जितने भी क्रिएशन है उस क्रिएशन की प्रशंसा करते हैं, उसे देखकर एंजॉय करते हैं, ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है, ऐसा नेक चांद ने उस टाइम पे कहा था। बिंद्रासुरी, हिंदुस्तान टाइम्स, 28 अगस्त 2005। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने बताया था कि ये जो पब्लिकेशन है वो
28 अगस्त 2005 के हिंदुस्तान टाइम्स के इश्यू में पब्लिश हुआ था। ठीक है, और ये जो वर्क है, ठीक है, उसे किसने लिखा था? बिंद्रा सूरी ने लिखा था। तो दैट्स ऑल फ्रेंड्स कि यही था। ठीक है, आपका जो यूनिट है लैंडस्केप ऑफ द सोल में, आई होप सो कि अगर आपको सच में ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना। ठीक है, और जाते जाते आपको ये वीडियो कैसी लगी उसके बारे में कमेंट ज़रूर से करते जाना। तो चलिए फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।